जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। आज हम जो स्टैंडर्ड शुरू करने लगे हैं उसका नाम है IS 36। IS 36 किससे रिलेटेड है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या है, जिसको समझना जरूरी है थोड़ा सा। ये जो इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है ना, एक बात याद रखनी है। ये जैसे हमारी जिंदगी में हमें एक दुख जो याद रह जाते हैं ना, ये भी इसी तरह का है। ये दुखों का स्टैंडर्ड है। ठीक है। ये जब हमें कोई दुख होगा ना तो ये रिकॉर्ड कर लेगा। और जब खुशी मिलेगी ना, कोई अच्छा काम होगा, कोई अच्छी चीज होगी हमारे लिए, तो फिर ये हमारा साथ नहीं देता। ठीक है ना। तो ये दुखों का स्टैंडर्ड है सिर्फ। अब इम्पेयरमेंट है क्या, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। कहता है IS 36 impairment of asset is concerned with ensuring that assets are not overstated in the statement of financial position। एसेट्स को क्या नहीं करना? ओवरस्टेट नहीं करना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एसेट को कभी भी ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए। तो इधर भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने जब एसेट ओवरस्टेट नहीं करना, क्यों नहीं करना, रीजन देखो। ये कह लो कि ये एक किस्म का एक्सीडेंटल किस्म का जो है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। जैसे हमने I 16 में बात की थी। I 16 में हम रिवॉल्यूशन करते थे। अब I 16 में कभी रिवॉल्यूशन गेन आता था, कभी रिवॉल्यूशन लॉस आता, उधर दोनों तरह की चीजें रिकॉर्ड होती थी। दुख भी रिकॉर्ड होता था, और जब खुशी होती थी तो वो भी रिकॉर्ड होता था। हर तरह की चीजें वहां पे रिकॉर्ड की जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब उसमें और इसमें फर्क क्या है, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास एक मोबाइल है मेरे हाथ में। ठीक है। मैं मोबाइल यूज करता हुआ जा रहा हूँ, और अचानक से मेरे हाथ से नीचे गिर गया। गिर के क्या होगा? कोई ना कोई खराबी आएगी, टूटेगा। अब जो मेरा एसिड था गिरने से पहले, क्या गिरने के बाद भी एसिड की वही वैल्यू रह गई है? तो जवाब है नहीं। मेरी वो वैल्यू नहीं रही है। जब एसिड गिर गया तो अचानक से उसकी वैल्यू गिर गई। अब ये जो अचानक से गिरती है ना वैल्यू, ये तो एक किस्म का क्या दुख हो गया ना, दुख लग गया एकदम। हाय, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये जो अचानक से वैल्यू गिरती है, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ठीक है ना। वो जो अचानक से वैल्यू गिरनी है ना किसी रीजन की वजह से, उसके इंडिकेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी कि क्या है। ठीक है। तो देखेंगे कि भाई, जब ये अचानक से हमें ये दुख होता है, तो फिर हम उसके साथ क्या जो है सलूक करते हैं। तो कहता है इट इज रिक्वायर्ड दैट इफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट टू एन एंटिटी इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? नेट बुक वैल्यू को बोलते हैं। अगर गिरने के बाद एसिड की वैल्यू नेट बुक वैल्यू से भी कम रह गई, यानी कि जो मेरे रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसिड मौजूद थी मेरी किताबों के अंदर, उससे भी नीचे गिर गई, तो इसका मतलब है ये आने वाले वक्त में मुझे इतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देने वाला ना। तो फिर एसिड को मैं ओवरस्टेट करके तो नहीं रख सकता, क्योंकि एसिड क्या था जो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। इसका मतलब है अब ये फ्यूचर में उतना बेनिफिट नहीं देने वाला जितना मैंने लिखा हुआ है, उससे कम बेनिफिट देगा। तो अगर एसिड की वैल्यू स्कैनिंग अमाउंट से नीचे गिर जाए, तो आपने फटाफट उसको इंपेयर कर देना है, जितनी भी वैल्यू से इंपेयर होना होगा। अच्छा। अब स्कोप क्या है इसका? कहता है IS 36 अप्लाइज टू अकाउंटिंग फॉर इंपेयरमेंट ऑफ ऑल एसिड। तमाम एसिड्स के ऊपर लगता है ये, सवाए जो ये उसने नीचे बता दिए। पहला क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के ऊपर कभी भी इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, उस पर तो हम लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं चीजें। तो उस पर कभी भी इंपेयरमेंट अप्लाई नहीं होगी। फिर जो IFRS 15 है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर,
अगर उसमें होगा तो फिर भी नहीं होगा। लेकिन अभी IFRS 15 तुमने कहाँ पढ़ना है? ये तुम लोगों ने पढ़ना है CR के अंदर जाके। ठीक है, इसकी कहानी कहाँ आएगी? CR के अंदर। तो ये तो CR में पढ़ा जाएगा। ठीक होगी बात। फिर हमारे पास क्या आ गया? डेफर टैक्स। अगर डेफर टैक्स है तो फिर डेफर टैक्स एसिड अगर अप्लाई हो रहा है IS 12 उसके ऊपर अप्लाई होता है, फिर भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये भी कहाँ पढ़ोगे? CR के अंदर पढ़ोगे, ये वही बात। फिर IFRS 9 है, फाइनेंशियल एसेट्स का। ये भी हमने जाके आगे ही पढ़ना है। हाँ, बायोलॉजिकल एसिड है, ये हम यहीं पे पढ़ेंगे। ये FAR के अंदर हमने आगे लेटर चैप्टर इसके ऊपर आएगा, लेटर हम इसको पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे अगर बायोलॉजिकल एसिड्स हैं तो बायोलॉजिकल एसिड्स पे उसका स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, तो वहां पे भी हमने इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, वो वहां पे जाके बात करेंगे इसके बारे में। फिर ऐसा कोई एसिड जो मैंने इस्तेमाल किया और अब मैंने उसको बेचने के लिए लगा दिया है, यानी कि IFRS 5, उसके ऊपर भी IS 36 अप्लाई नहीं होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ठीक है, यानी कि IS 40, ये भी हम इसी FAR के अंदर पढ़ेंगे। उसके ऊपर भी हमने जो है IS 36 अप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। वो जब आएगा चैप्टर तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर टेस्ट लगाना कब है, सवाल ये आता है। ये जो इम्पेयरमेंट का टेस्ट लगाना है, ये कब लगाना है? एक तो है कि इंडिकेशन मुझे मिल जाए, कुछ इंडिकेशंस होंगी, हम पढ़ेंगे कि अगर वो इंडिकेशंस मेरे सामने आ रही हैं, ऐसा कुछ हुआ है वाकया, तो फिर तो मैंने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी हमारे पास सिचुएशंस भी मौजूद हैं जहां पे अगर वो इंडिकेशन ना भी हो तो भी हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट जरूर अप्लाई करना है। वो कौन सी चीजें हैं, वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1, ऐसा कोई भी एसिड जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, यानी कि मुझे नहीं पता ये एसिड कब तक चलेगा, तो उसके ऊपर आप इंपेयरमेंट लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपने लाजमी हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है, जिसकी लाइफ क्या है? इनडेफिनिट है। अच्छा, अगर कोई ऐसा एसिड है जो अभी तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ, यानी कि ऐसा एसिड है जो मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी, लाइक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बना रहा हूं अभी तक, अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। अब बिल्डिंग कंप्लीट होने में तो अक्सर 4-4 साल, 5-5 साल भी लग जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी वो अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं होगी। तो जब तक एसिड अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ, तब तक कोई भी एसिड है तो उस पर हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिकेशंस। और एक चीज है गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये आपके सिलेबस का नहीं है। ये पॉइंट, ये सिर्फ स्टैंडर्ड की हद तक बात है। ये पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है ये कंसोलिडेशन का पार्ट है, और कंसोलिडेशन आप CR के अंदर जाके पढ़ोगे। पुराना नाम इस पेपर का FAR 2 था। तो अब आप ये CR के अंदर इसकी बातें पढ़ोगे, तो फिलहाल इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन की बातें नहीं होंगी। लेकिन हम तो स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स को पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ओके होगी बात। तो कहते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट फॉर दीज एसिड में बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ ईयर, प्रोवाइडेड दे आर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम एवरी ईयर। तो हर साल एक ही दिन, जो भी आप दिन रखोगे, कोई एक दिन आपने डिसाइड कर लेना है साल का, कि इस साल में इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई किया होगा, चाहे वो साल का आखिरी दिन है, चाहे वो साल के दरमियान का दिन है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो दिन डिसाइड कर लोगे, फिर हर साल उसी दिन को आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई किया करना है। ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा और कोई एसिड IS 36 के अंदर फॉल करता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको इंडिकेशंस देखनी पड़ेंगी। वो इंडिकेशंस क्या होंगी? वो इंडिकेशंस हम पढ़ लेते, दो तरह के इंडिकेशंस हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल सोर्स से आएगी इंडिकेशन, और एक इंटरनल सोर्स से आएगी। ठीक है। अगर एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है?
जो हमारा जो बिजनेस बिजनेस के बाहर से अगर कोई इंडिकेशन आ रही है, ठीक है, बिजनेस के अंदर से नहीं आ रही बल्कि बिजनेस के बाहर से अगर कोई इंडिकेशन आ रही है और उससे आपको लग रहा है कि आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाओगे, इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करोगे। अब आपको क्या पता लगा? एक, आपने जो अंदाजा लगाया था कि एसिड की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने कहा था एसिड की वैल्यू हर साल 10,000 से डिक्रीज होगी, ठीक है, एसिड की वैल्यू हर साल 10,000 गिरती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे इस्तेमाल होता जाएगा उसकी एसिड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन इन रियलिटी क्या हुआ, एसिड की वैल्यू जो थी वो 10,000 से ज्यादा गिरनी शुरू हो गई। जो आपने नॉर्मली सोचा था उससे ज्यादा तेजी से उसकी वैल्यू गिर रही है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम जो है ना एक मोबाइल लेकर आए थे, ठीक है। अब मैंने कहा ये मोबाइल जो है ना चलेगा 4 साल तक, तो 4 साल में इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्या होती रहेगी, गिरती रहेगी। हमने कहा जी 4 सालों के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस लगाया या स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, जो भी उसको इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से मैंने डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दी। मैंने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस है मोबाइल, क्योंकि शुरू में उसकी वैल्यू तेजी से गिरती है, बाद में जरा कम गिरनी शुरू होती है, तो मैं उसके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस है। अब मैंने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस था, मैंने मोबाइल कितने का लिया था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मोबाइल लिया था 50,000 का और रिड्यूसिंग बैलेंस पे रेट क्या था, मैंने कहा जी रेट था 25%, तो हर साल 25% गिरना चाहिए था वैल्यू। तो 25% गिर के पहले साल के बाद वैल्यू कितनी रह जाती उसकी, 75% वैल्यू रह जाती। तो 50,000 का 75% क्या बन जाएगा, 37,500, ठीक है। तो हमने कहा जी कि 37,500 उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने मार्केट देखी तो मार्केट में वैल्यू उससे ज्यादा गिर चुकी हुई है, ठीक है। तो जब मार्केट में वैल्यू उससे ज्यादा गिर गई है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू रहेगी 30,000, तो ये तो नॉर्मल से ज्यादा गिर गई ना। अब जब नॉर्मल से ज्यादा गिर गई तो भाई यहाँ पे पेरेंट टेस्ट लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा तेजी से एसिड की वैल्यू गिर रही है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने कहा कि वहां पे क्या लगेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई होगा। अच्छा, एक तो बात किया आ गई। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमने कहा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो गई मार्केट में। कोई हम जो चीज मार्केट में लेकर आए थे उससे कोई एडवांस चीज आ गई मार्केट में। लाइक जैसे गाड़ियां, पहले गाड़ियां कौन सी थी, पेट्रोल वाली गाड़ियां थी, ठीक है। अब पेट्रोल वाली गाड़ियों के बजाय, वालेकुम सलाम, कोई बात नहीं बेटा, बस अंदर ध्यान रखें कि हमने टाइम से आना है। हमने कहा यार कि पहले पेट्रोल वाली गाड़ियां थी तो पेट्रोल की गाड़ियां चलती थी, अब जो लेटेस्ट दौर आ गया है इलेक्ट्रिक गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में, पेट्रोल वाली गाड़ियों की कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डाउन हो गई, नीचे गिर गई, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो एडवांस चीज आ गई ना। उसमें पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, सिर्फ चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग करके जो है हम गाड़ी या बाइक या स्कूटर जो भी है वो हम चला सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो पेट्रोल पे चलने वाली चीजें थी उनकी कीमत ऑटोमेटिकली डाउन हो गई, क्योंकि चीजें अपग्रेड होना शुरू हो गई। जैसे ही अपग्रेड होता है तो पुरानी चीज ऑटोमेटिकली उसकी कीमत डाउन होती है। तो जब भी लेटेस्ट एडवांसमेंट आएगी, कोई टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, या कोई ऐसा कोई लीगल मैटर बन गया है, ठीक है, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लगानी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि मार्केट में ना क्या हुआ, कुछ चीजों पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए। अब जैसे ही टैक्सेस आप बढ़ाओगे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहां का इन्वायरमेंट चेंज, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होने लगा है। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हो सकता है मुझे अपनी चीजों की सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी पड़े, क्योंकि टैक्सेस जब बढ़ेंगे तो चीजें महंगी होंगी, तो चीजें जब महंगी होंगी चीजें तो शायद फिर लोग ना खरीदें।
तो मुझे उनके लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ जाए, रिड्यूस करना पड़ जाए। तो जब रिड्यूस करना पड़ेगा तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जितना मैंने सोचा था उतना इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे प्रोवाइड नहीं कर। तो वहां पे भी मैं क्या लगाऊंगा, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाऊंगा। ठीक होगी बात। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, हमारी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा है तो, हाँ एक्सटर्नल सोर्सेज है, न्यू टेक्नोलॉजी देखो, वो तो आपका कंपेटिटर लेकर आएगा ना न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो तो एक्सटर्नल सोर्स हुआ ना। आप लेकर आते तो कहानी और थी, लेकिन आप तो नहीं लेकर आ रहे ना, आपका कंपेटिटर लेकर आ रहा है। हम कंपेटिटर की बात करें, कंपेटिटर ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ले आया। ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर आया तो ऑब्वियस सी बात है आपकी चीजों की कीमत क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। फिर हमने कहा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, फिर हम क्या करेंगे, ये एक बड़ा मसला है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा। ये बात अभी नहीं समझ आएगी, जब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा ना इसके ऊपर आगे फर्दर, फिर ये बात बेहतर तरीके से समझ आएगी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से इंपेयरमेंट टेस्ट क्यों लगता है। अभी सिर्फ इतनी बात जहन में बिठा लो कि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट का बढ़ेगा तो क्या होगा, हमने क्या करना है, उसके ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। क्यों, वैसे जनरल बताता हूँ अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से। हम निकालते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि जो फ्यूचर में हमने काम करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में मुझे वो आने वाले कल में इकोनॉमिक बेनिफिट कितना देगा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी आता है, तो उसकी वजह से फिर मुझे क्या करना पड़ता है, इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक होगी बात। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज की, जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरनल ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वही वाली बात, मोबाइल मेरे हाथ में था, अचानक से गिर गया, तो डैमेज हो गई चीज। तो वो तो मुझसे ही हुई ना, अंदर का है, अंदर का मसला है। मशीन डैमेज हो गई, ठीक है, या फिर बिल्डिंग डैमेज हो गई, उसकी वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो ये तो मेरे अपने मसाइल की वजह से हुआ, अपने मसलों की वजह से हुआ। तो इसको कहेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मेरा कोई डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी जो है क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट एडवर्स इन द एक्सटेंट और मैनर इन विच एन एसिड इज यूज और एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। बड़ा एडवर्स किस्म का चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक चीज लेकर आया था और तुम्हें लगा था ये बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन उसने तो शुरू में ही मसले करने शुरू कर दिए। वो वाला साहब है, वो चाइना वाला माल होता है ना, कि चले तो शाम, वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या था वो, एक होता था, मुहावरा होता था, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। वही वाले साहब है। चला तो फिर पता नहीं कितना चलेगा वो चाइना का माल, नहीं चला तो फिर शाम को ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा कोई चीज ले आए और जिससे आपको लग रहा था कि भाई ये बड़ा चलने वाली चीज है, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो पता लगा ये चीज इतनी नहीं चल रही, जिस मैनर में आपने सोचा था वो एसिड इस्तेमाल होगा उस मैनर में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एडवर्स चेंजेस आ रही हैं। मतलब वो यूनिट हमें कहा गया था कि ये 1 घंटे में 100 यूनिट बनाता है, लेकिन ये तो 1 घंटे में सिर्फ 70 या 60 यूनिट बना रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर मुझे क्या जरूरत है, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की जरूरत है। फिर अगला क्या, एविडेंस फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग इंडिकेट्स दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ an asset और विल बी वर्स देन द, एक वही वाली बात आ गई कि भाई जितना आपने सोचा था उससे खराब परफॉर्मेंस आपका एसेट दे रहा है। तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करोगे ना, इम्पेयरमेंट, तो आपने देखनी है अपनी डब्ल्यूडीवी। सबसे पहले आपने क्या देखोगे,
WDV देखोगे एसिड की कितनी है। WDV स्टैंड्स फॉर, मशीन की प्रोडक्शन का हमारी कॉस्ट, सो तो कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, तो फिर इम्पेयरमेंट क्यों करें। बेटा इम्पेयरमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि देखो एसिड की कॉस्ट के ऊपर तो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। एसिड की कॉस्ट जो है उसके ऊपर, कॉस्ट हिस्टोरिकल है, वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन हम एसिड को लिखते क्या है, हम एसिड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एसिड। एसिड वो चीज है जो मुझे क्या देती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या देती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अगर मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी WDV से भी कम है, WDV क्या होती है, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। WDV क्या थी, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट की रिमेनिंग वैल्यू क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, WDV। या WDV स्टैंड्स फॉर क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, इसको बुक वैल्यू भी कह देते हैं, ठीक है, नेट बुक वैल्यू भी कह देते हैं। तो जो मर्जी कहना चाहिए आप कह सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई इसकी रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसिड जो है वो क्या है, वो डिसाइड करती है कि एसिड की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमने एक एसिड खरीदा था 1 लाख का, उसके बारे में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर चुका हूँ, 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ। तो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसिड कितनी है मेरे पास, 90,000 है। इसका मतलब है ये फ्यूचर में मुझे क्या दे रहा है, ये क्या है, एसेट है। और एसेट क्या होता है, जो मुझे क्या दे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका मतलब है इसने मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना देना है, 90,000 से ऊपर का ही देगा। ठीक है, या 90,000 तक का देगा इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि एसिड ने जो मुझे फायदा देना है वो 90,000 का तो देना ही नहीं, 90,000 से कम का फायदा मुझे देगा। तो फिर वहां पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि भाई एसिड को मैंने ओवरस्टेट नहीं करा। अब मुझे पता है कि एक चीज 90,000 की लिखी हुई है लेकिन उससे फायदा मुझे 70,000 का देना है। तो फिर तो मैं उसको 90,000 पे लिख ही नहीं सकता ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे फिर इसको क्या करना पड़ेगा, WDV से उठा के मुझे किस पे लाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू के ऊपर लाना पड़ेगा जो भी है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, WDV ऑफ द एसेट, कि WDV क्या है एसेट की, और फिर उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, उसका कंपैरिजन किया जाएगा किसके साथ, रिकवरेबल अमाउंट। किसके साथ किया जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट के साथ किया जाएगा कंपैरिजन उसका। कि भाई रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है, कि ये मुझे कितना बेनिफिट फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकता है। WDV कितनी है, यानी कि एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, एक। और दूसरा, आने वाले कल में ये मुझे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। अब इकोनॉमिक बेनिफिट जब मैंने देखना है तो उसके अंदर दो चीजों को देखना है, इसको आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्या, अब जैसे ही मुझे पता लगा कि भाई एसिड की क्या होनी है, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट हो गई है, इंडिकेशंस मुझे मिल गए। ठीक है, इंडिकेशंस के बाद मैंने कहा मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाऊंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस होंगी हमेशा। एक, मैं उसको उसी वक्त निकाल दूं, मैं कहूं भाई ये क्या, ये क्या मसला हो गया, मोबाइल गिरा था मेरा, अ, मनूस हमारा गिर गया, अब इसको मैं क्या करूं, अब इसका मैं चार्ट डालूं। भाई ये तो मुझे और आगे क्या देगा, मसले देना शुरू कर देगा। तो भाई मुझे तो इन मसलों से क्या करना है, अपने आप को सेव करना है। मैं तो सरदर्दी नहीं ले सकता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैंने कहा यार इसको अभी बेचो, अगर मैं अभी बेचूं तो ये मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो फिर मैंने उसकी क्या देखनी है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं अभी उसको सेल करने चला जाऊं इसी वक्त, जैसे ही वो गिरा है, गिरने के फौरन बाद अगर मैं उसे सेल करने चला जाऊं, तो ये कितने का बिकेगा। लेकिन अब फर्क है, अब जब चीज गिर गई, अब मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था, अब उसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए, डिफरेंट हो गए, मैंने कहा यार इसको मार्केट में खरीदेगा कौन,
या थोड़ा बहुत ना इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ, डेंटिंग वेंटिंग करके ना लश बना के इसको, तो इसको अगले को नजर आए हाँ यह चीज अच्छी है, अंदर से क्या पता उसको कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर थोड़े से पैसे खर्च कर दिए। तो फेयर वैल्यू के, उसके ऊपर पैसे खर्च करने के बाद वो मार्केट में कितने का बिकेगा, दैट इज नोन एज फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट। उसको उस कीमत पर बेचने के लिए अगर आपको कुछ पैसे जेब से खर्च करने पड़े, जैसे मैंने कहा उसकी मैंने डेंटिंग पेंटिंग कराई है, उसका मैंने मुंह सीधा किया है, ठीक है, इस काबिल हो जाए कि भाई अगला खरीद ले, तो बस निकाल दो इसको। तो मैंने कहा भाई फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट, या कॉस्ट टू सेल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसको बेचने का क्या खर्चा हुआ वो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये जो मेरे पास एसेट मौजूद था, ठीक है, ये वैसे तो इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 90,000, ठीक है, लेकिन अब गिर गया। अब गिरने के बाद ये अगर इसकी मैं डेंटिंग पेंटिंग करा दूं थोड़ी सी, इसका तिरछा मुंह सीधा कर दूं मैं थोड़ा सा, तो ठीक है, कोई किसी को फिर शायद पसंद ही आ जाए ये चीज, तो फिर अब ये कितने की बिक सकती है मार्केट में। मैंने कहा यार 80,000 की तो बिकी जाएगी, सीधा बदला करा के। लेकिन उस सीधा बदला कराने में पैसे कितने खर्च होंगे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग में कितने पैसे खर्च होने यार, 15,000 जेब से लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये फ्यूचर में मुझे कितने पैसे जनरेट करके दे रहा है, 65,000 की इनफ्लो ऑफ कैश है मेरा, क्योंकि 15,000 जेब से जाएगा तो 80,000 आएगा। तो फिर इनफ्लो ऑफ कैश ओवरऑल कितना हुआ, 65,000 का। तो इकोनॉमिक बेनिफिट ये मुझे कितना देगा अगर मैं अभी के अभी इसको सेल कर दूं, तो ये 65,000 का मुझे फायदा देगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है, वो नहीं यार चीज अच्छी है, क्यों मैं भी बेचूं, इसको ठीक करवाता हूं मैं, हाँ ठीक है मुझे पता है इसको ठीक कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ठीक कराने के बाद ना मैं इसको इस्तेमाल ही करूंगा, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी वाली चीज थी, बार बार ऐसी चीज नहीं मिलती, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि ये मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे किसकी, इनफ्लोस की भी और आउटफ्लोस की भी, ठीक है। फिर उनकी जो मुझे फ्यूचर इनफ्लोज और आउटफ्लोस पता लगेंगे कि हाँ भाई आने वाले कल में ये मुझे इतना इनफ्लो देगा, इतना इनफ्लो देने में इतने पैसे खर्च होंगे, उसको नेट ऑफ करेंगे और देन उसकी क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देन उसको हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग एक चीज पड़ी थी ना फाइनेंस के अंदर, देन उसकी क्या करेंगे हम, डिस्काउंटिंग करेंगे और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिस्काउंटिंग करने के लिए हमने क्या लगाना है फॉर्मूला, जो भी हमारे उसके फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि देखो कंपैरिजन मैंने कब करना है, आज करना है, आज मैं ये फैसला करना चाहता हूं कि भाई इसको आज के आज बेच दूं या फ्यूचर में इसको चला के इससे फायदा लेके फिर बेचूं। तो फिर आपको उन दोनों में कंपैरिजन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी फ्यूचर में मैंने कहा इनफ्लोस आए मेरे, उसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, ठीक है, डिस्काउंटिंग करके। मुझे पता लगा जी कि मुझे फ्यूचर में जो इस मशीन से जो रेवेन्यू जनरेट होना है ना, मैंने कहा जी आने वाले कल में मुझे जो ओवरऑल टर्म्स के अंदर, करंट टर्म्स के अंदर जो मुझे फायदा हासिल होगा, वो तकरीबन होगा 1,50,000 का, यानी कि 1,50,000 रुपए की इनकम मैं कमाऊंगा। लेकिन इस इनकम को कमाने में जेब से 70,000 रुपये या कह लो 80,000 रुपये जो है खर्च होंगे। हमने कहा जी 70,000 रुपये खर्च होंगे, ये भी करंट टर्म्स में यानी कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, ठीक है। ये मैंने खुद ही अभी एक कैलकुलेशन कर दी कि प्रेजेंट वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी, ठीक है, वैसे इसकी पूरी कैलकुलेशन है। तो मैंने कहा ये ओवरऑल फिर मुझे क्या फायदा देगा अगर मैं इसको फ्यूचर में चलाता हूं और इसको मैं बंद नहीं करता। तो मैंने कहा ये मुझे 80,000 का फायदा दे रहा है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए इसमें से, 65,000 का फायदा लेना चाहिए अभी बेच के, या आने वाले सालों तक इसको चलाते रहना चाहिए और 80,000 का फायदा लेना चाहिए। उनसे कौन सा फायदा ज्यादा अच्छा है, 65,000 या 80,000।
बिल्कुल, 80,000 का फायदा अच्छा है ना। तो मैं 80,000 को चूज करूंगा। तो इसका मतलब है जब भी मैंने रिकवरेबल अमाउंट लेनी है तो रिकवरेबल अमाउंट क्या लेनी है? हायर ऑफ। क्या लेनी है? हायर ऑफ। दोनों में से जो ज्यादा फायदा दे रहा होगा उसको उठाएंगे एज अ रिकवरेबल अमाउंट। और फिर जब ये रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होगी तो फिर इस रिकवरेबल अमाउंट को मैं किससे कंपेयर करूंगा? मैं रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करूंगा किसके साथ? जो मेरी WDV है, जो अभी मेरी एसेट की रिमेनिंग वैल्यू है मौजूद। ठीक है, जो करंट वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। अब WDV के साथ मैं कंपेयर करूंगा और फिर देखूंगा कि हाँ भाई, अगर तो चीज क्या चली गई, WDV की वैल्यू हुई ज्यादा और रिकवरेबल वैल्यू की, जो रिकवरेबल अमाउंट है उसकी वैल्यू हुई कम, तो फिर इम्पेयर हो जाएगा, फिर इम्पेयरमेंट हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट हुई ज्यादा, या आपको ज्यादा फायदा दे रही हुई किससे? WDV से, तो फिर हमने एक और रूल भी पढ़ा था कि हमने एसिड को ओवरस्टेट नहीं करना, एसिड को ज्यादा नहीं लिखना। तो फिर हम नहीं ओवरस्टेट करेंगे। ठीक है, तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, नो ट्रीटमेंट। ये वाली बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? और अगर इंपेयरमेंट हुई तो इंपेयरमेंट की डबल एंट्री क्या होगी? हमने कहा जी अगर इंपेयरमेंट हुई तो इंपेयरमेंट की डबल एंट्री क्या है? इंपेयरमेंट लॉस है बेसिकली। तो लॉसेस जितने भी होते हैं उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होगा और एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, इसके लिए थोड़ी देर सब्र करना है। ठीक है, अभी सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस की बातें करनी है। और अगर इंपेयरमेंट गेन आएगा फिर क्या करेंगे, इसकी स्टोरी थोड़ी सी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले बेसिक चीजें सीखेंगे फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है। अब हमने कहा जी सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अच्छा, ये जो हमने क्या की है, हमने यहाँ पे जो निकाली है फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया है, इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। वो क्या है? वो नाम है वैल्यू इन यूज। उसका नाम क्या दे दिया है? वैल्यू इन। अगर मैं आगे इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करता रहा तो फिर वैल्यू जनरेट करके देगा। दैट इज नोन एज वैल्यू इन यूज। तो हमने बेसिकली क्या करना है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज को आपस में कंपेयर करेंगे। दोनों से जो हायर ऑफ होगा उसको एज अ रिकवरेबल अमाउंट रखेंगे अपने पास, और फिर उसको WDV से कंपेयर करेंगे। और फिर इंपेयरमेंट लॉस या गेन आएगा तो फिर उसके साथ जो ट्रीटमेंट करनी होगी करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा जी। अब सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं जब मैंने फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल करना था? तो सेलिंग कॉस्ट में आपकी लीगल कॉस्ट भी आ सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई लीगल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, ठीक है, बेचने के लिए, लाइक जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो प्रॉपर्टी बेचने में मुझे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके लिए मुझे वकील को पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ठग को पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब ठग को पैसे पे करेंगे तो फिर उसका क्या होगा? खर्चा आएगा, तो वो भी सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड। अच्छा, कई दफा मुझे जो एसिड मैं बेचने लगा उसको रिमूव करने के लिए भी खर्चा चाहिए, यानी कि प्लांट एक जगह लगाया हुआ था मैंने, प्लांट को हटाना है मैंने पूरा, उसको पूरा डिसमेंटल करना है, तो डिसमेंटल करने का खर्चा आता है, तो वो भी क्या होगा? कॉस्ट टू सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैंने कोई टैक्सेस पे करने होंगे उसके ऊपर, तो वो टैक्सेस भी हमारे कॉस्ट टू सेल के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, और फिर क्या है? कॉस्ट नेसेसिटी टू ब्रिंग द एसिड इनटू कंडीशन टू बी सोल्ड। हाँ, अगर कोई उसके बाद डैमेज वगैरह हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई तो उसको रिपेयर करने के खर्चे जो होंगे वो भी कॉस्ट टू सेल के अंदर क्या किए जाएंगे? इंक्लूड किए जाएंगे।
तो इसमें कोई मसला? यहाँ तक कहानी क्लियर है? फैजान भाई क्लियर है? ठीक है। तो एक तरफ हमने क्या लिया, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, यानी कि इमीडिएट बेसिस पे जो मैंने उसके साथ करना है, इमीडिएट बेस पे जो होता है, इमीडिएट बेस पे जो एक्शन लेना है मैंने, ये इमीडिएट एक्शन है। ठीक है, और वैल्यू इन यूज क्या है? इसको और आसान कर देते हैं। जो हमने फाइनेंस में एक चीज पढ़ी थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली मैंने वो कैलकुलेट करनी है। वैल्यू इन यूज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। तो सेम वही काम करना है हमने इसके अंदर। इम्पेयरमेंट बस इतनी ही है बात है कि अचानक से अगर कोई मुझे कोई धचका मिल जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वैल्यू के अंदर कमी आती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इम्पेयरमेंट बोल रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस करेंगे ना अभी क्वेश्चंस की, तो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है। अगर ना समझ आया तो फिर मुझे बता देना, मैं बात रिपीट कर दूंगा, ताकि हम कंटिन्यूटी में रहे जरा, क्योंकि अब थोड़ा सा लेट आए थे ना क्लास के अंदर। ठीक है। तो अगर फिर भी ना समझ आया तो फिर मुझे बता देना। ठीक है, कोशिश करना कि कल से ना क्लास में टाइम पर आना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। कहता है महबूब एंड कंपनी हैज अ जहाज। उसके बाद जहाज था। महबूब ने जहाज कब परचेज किया? कहता है जहाज वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। और कितने का जहाज था? 4,000 का। 4,000 का जहाज था तो खुद ही सोच लो कैसा जहाज होगा। वो आप भी जहाज ही होगा। खैर छोड़ो। कहता है डेप्रिसिएशन रेट वाज 10% ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन रेट जो था वो 10% था। कहता हूँ 31/12/23 कंपनी एस्टिमेटेड इट्स फेयर वैल्यू ₹1600, विद कॉस्ट टू सेल इज 200। ऑन द सेम डेट वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड वाज 1900। सबसे पहला काम क्या करना है? एसेट की WDV निकालनी है। तो सबसे पहले तो WDV निकालेंगे। WDV का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? हमने कहा जी एसेट की कॉस्ट थी 4,000। ठीक है, एसेट की कॉस्ट आ गई 4,000, माइनस क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम किस दिन ये इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करने लगे हैं? हम करने लगे हैं 31/12/23 को। तो WDV भी मुझे कब की चाहिए? 31/12/23 की। खरीदा कब था? 1 जनवरी 2021 को। 2021 के पहले दिन। तो 2021 का एक साल वो हो गया। ठीक है। 2021, 2022 और 2023, यानी कि कितने साल हो गए? 3 साल। तो बेसिकली मुझे कितने साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? 3 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। हमने कहा जी वर्किंग नंबर 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जो कि उसने मुझे सवाल में नहीं बताई। कितने साल यूजफुल लाइफ कितनी थी उसकी? नहीं, डेप्रिसिएशन रेट था कितना? 10%। -0 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये क्या दे देगा? डेप्रिसिएशन कितने साल की? 1 साल की। मुझे कितने साल की डेप्रिसिएशन चाहिए? 3 सालों की, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा इसको? 3 से कर दूंगा। तो 3 साल की मेरी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 1,200। तो हमने क्या किया? कॉस्ट में से 1,200 को माइनस कर दिया। तो पीछे मेरी एसिड की WDV कितनी आ गई? 2,800।
तो एक तो मैंने क्या निकाल ली, 31/12/23 की WDV कैलकुलेट कर ली। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या करना था मुझे, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी थी। दूसरा काम क्या करना था, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, रिकवरेबल अमाउंट में हमने दो चीजें देखनी थी। नंबर वन, एक चीज मुझे क्या देखनी है, अगर मैं अभी इमीडिएटली बेचूं तो कितने का बिकेगा, कॉस्ट माइनस फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। बेटा मैंने एक साथ लगा दिया ना, 3 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी कैलकुलेट कर ली है। ये देखो, जब 10% किया था तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आई थी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड था तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहनी थी, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों सालों की डेप्रिसिएशन, 1 साल की डेप्रिसिएशन बनती थी 400। 4000 - 0 × 10%, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आई। ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, जब 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, मुझे तो 3 सालों की चाहिए थी, तो मैंने आगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। तो स्ट्रेट लाइन में तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही रहती है। तो इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 1200 आ गया। ओके होगी बात। कोई मसला। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट में पहले मैंने क्या लेना था, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू कितनी थी एसेट की, हमने कहा जी एसेट की फेयर वैल्यू थी 1600 और कॉस्ट टू सेल था 200। तो हमने कहा जी 1600 - 200, तो कितना आ गया, 1400। और दूसरा मैंने क्या लेना था इसका, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कितनी है, हमने कहा जी वैल्यू इन यूज आ रही है 1900। तो दोनों में से किसको चूज करें, हमने कहा जी दोनों में से वैल्यू इन यूज चूज होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, 1900 है। तो ठीक है, हम उठे, हमने WDV को कंपेयर किया किसके साथ, वैल्यू इन यूज के साथ। तो WDV ज्यादा है या वैल्यू इन यूज, तो हमने कहा वैल्यू इन यूज तो कम है, WDV ज्यादा है, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट होगी या नहीं होगी, तो हमने कहा बिल्कुल यस इम्पेयरमेंट होगी। तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस अब कैलकुलेट करना है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी इक्वल टू, हमने कहा जी एसिड की वैल्यू थी 2800, लेकिन अब मुझे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो 1900 का मिलेगा, तो इसका मतलब है बाकी 900 को क्या हो गया, मुझे इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। हाँ जी। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल। अच्छा, अगर इसके अंदर मुझे इसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ी, तो फिर जनरल एंट्री क्या पास करेंगे इस 900 की, हम कहेंगे जी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 900 से, और जहाज क्रेडिट। ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन अगर लिखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखी जाएगी, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन एयरप्लेन। हाँ, अब उसके अगर इम्पेयरमेंट गेन की कोई कहानी आएगी तो वो कितनी आएगी, वो बाद में बात करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत है उसका, लेकिन वो एंड पे हमने बात करनी, वो भी नहीं बात करनी हमने, अभी सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस है हम देखेंगे। क्योंकि हमने क्या कहा, ये कौन सा स्टैंडर्ड है, ये दुखों का स्टैंडर्ड है हमारा, इसमें सिर्फ दुखों को देखेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देंगे, हमें खुशियां हमें नसीब नहीं होने वाली। जैसे जिंदगी में हमें खुशियां नहीं नसीब हो रही होती, इसके अंदर भी नहीं होंगी। यहाँ पे भी सिर्फ दुख ही दुख है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है शाहजेब एंड कंपनी हैड अ जहाज विच वाज परचेज्ड, को पुराने जमाने में कोई खरीदा था। ठीक है, शायद दादा अबू ने खरीदा हो, जो अभी तक जहाज हमारे पास चल रहा था। खैर, हमें से क्या, पुराना जहाज है। कहते हैं ऑन 1 जनवरी 20 कंपनी इज इवेल्युएटिंग वेदर टू सेल द जहाज और कीप इन यूज फॉर द अपकमिंग ईयर्स। अब डिसाइड हमने ये करना है, जहाज पुराना हो गया है, 1902 के जमाने का जहाज था हमारे पास। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि यार जहाज अपने पास रखें, या फिर जहाज बेच दें। तो उसके लिए अब जो डिसाइड करना है, उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा, अगर मैं जहाज इस्तेमाल करता रहूं तो फ्यूचर में मुझे ये क्या कैश फ्लो प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि फ्यूचर में कितना इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। तो प्री टैक्स डिस्काउंट रेट उसने दिया हुआ 10%। और जो उसने एयरप्लेन बेचना है फिर 31/12/23 को, तो वो कितने का बिकेगा? 1200 का बिक जाएगा, अगर मैंने इसको कब बेचा? 2023 में बेचा। अब दो ऑप्शंस होती हैं, या तो मैंने अभी बेचना है, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को बेच दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, इसको अगले 4 साल तक इस्तेमाल करूंगा, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी और 23 में भी। 4 साल इस्तेमाल करने के बाद बेचूंगा। ठीक है, अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सवाल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करके दो। इसका मतलब है मुझे ये नहीं निकालना, मुझे रिकवरेबल अमाउंट भी नहीं निकालनी। इसका मतलब मैंने कंपैरिजन नहीं करना, मुझे वैल्यू इन यूज चाहिए। वैल्यू इन यूज से मुराद क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। इससे मुराद क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके देनी है, कि मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और हमेशा इसके अंदर जब भी आपने जाना है वैल्यू इन यूज के अंदर, तो हमेशा क्या लेना है? प्री टैक्स डिस्काउंट रेट लेना है, पोस्ट टैक्स नहीं लेना, ये बात लिख लो। ठीक है ना? पोस्ट टैक्स रेट नहीं लेंगे, ये नहीं लेना। ये बात याद रखनी है, हमेशा क्या लेना है? प्री टैक्स रेट हमने जो है वो क्या करना है? अप्लाई करना है। ओके होगी बात? तुमने कहा ठीक है। रेट मेरे पास कितना है? 10% है। फ्यूचर के मेरे पास इनफ्लोज पहले से मौजूद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 आ जाते हैं। हाँ जी, मुझे बेसिकली वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी है। करते हैं। हाँ जी, 1 साल बाद कितना इनफ्लो है? 8,000। फिर कितना है? 7,000। फिर कितना है? 6,000। फिर कितना है? 5,000। लेकिन आखिरी साल में मुझे 1,200 रुपये और भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे आखिरी साल में टोटल पैसे कितने मिलेंगे? 5,000 वो है, और 1,200 और है, तो टोटल मुझे कितना मिलेगा? 6,200 मिलेगा। ठीक है, तो अब ये मेरे फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं। अब इनकी मुझे क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10% के रेट के हिसाब से। तो प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगाते हैं। पहले साल का इनफ्लो कितना? 8,000। ये ठीक है, 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10%, तो हम क्या लिखेंगे? 1.1 रेस टू पावर -1, क्योंकि ये 1 साल पीछे जाएगा, क्योंकि ये 1 साल बाद मुझे 8,000 मिल रहा है। फिर 2 साल बाद कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे? 7,000। तो 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.1। अब ये 1.1 कैसे आ रहा है? हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 + R⁻⁻n। तो हमने इसको कन्वर्ट किया। हमने कहा जी 1 + 10% को क्या लिखते हैं? 0.1 रेस टू पावर -n। यानी कि जितने भी साल पीछे लेके जाने उतने साल हम पीछे लेकर जा रहे होंगे। अब 1 + 0.1 कितना होता है? 1.1 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? 1.1 रेस टू पावर -n, तो जितने साल पीछे लेके जाने होगी किसी अमाउंट को, उतने साल ले जाएंगे। तो 7,000 कितने साल पीछे जाएगा? 2 साल पीछे जाएगा। प्लस 6,000 इंटू 1.1 रेस टू पावर -3, प्लस आखिरी साल का इनफ्लो कितना है?
हमने कहा जी आखिरी साल का इनफ्लो जो है वो 6200 का है। ठीक है। तो 6200 को कितने साल पीछे लेके जाएंगे? 4 साल पीछे लेके जाएंगे, तो रेस टू पावर -4। तो मुझे बता दें जी कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ जी भैया, कैलकुलेटर सामने रखे हुए हैं ना? हाँ भाई बोलो, कैलकुलेटर सामने है या नहीं है? क्या पता लगे जहेजों के लिए संभाल के रख लिए तुम लोगों ने। अल्लाह का, खुदा का, अच्छा ठीक है ये क्या है? ये मुझे, नहीं नहीं, मुझे टोटल करके बताओ, अलग अलग ना बताओ, इतना टाइम। यार पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हर एक की अलग अलग कैलकुलेशन करोगे। करो वन गो में, करो ये पूरा कैलकुलेटर में, वन गो में ये पूरा का पूरा तुमने लिखना है। अलग अलग करके लिखोगे तो टाइम बहुत जाया होगा, इतना पेपर में वक्त नहीं होता। उसको आंसर से मतलब है, उसको तुम्हारी वर्किंग से कोई मतलब नहीं है कि तुमने कितनी लंबी लंबी वर्किंग करके लिखा है। सोल्यूशन लिखा हुआ है, उसने वर्किंग चेक करनी है, वर्किंग वैलिड है। ठीक है, वन गो में लिखा है, अलग अलग करके लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना टाइम बचाना है भाई पेपर के अंदर। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इस पूरी लाइन को एक साथ कैलकुलेटर में लिखो और मुझे फाइनल जवाब बताओ क्या आ रहा है। हाँ भाई काक्यो, जवाब बता दो। क्या जवाब आ रहा है? 21354, पक्की बात है? लॉक कर दूं जवाब? 21354। भाई मैं आपके ऊपर यकीन करके मैंने इस जवाब को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। मैंने आपके इस जवाब पे यकीन किया है। अब कैलकुलेशन की गलती हुई तो ये फिर आप देख लीजिएगा, एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा बात। ठीक है। तो यहां तक आने क्लियर है? यहां तक किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? यहां तक मुझे बता दें। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? चलें क्या? बाकी फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे भाई। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।